फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। इसको क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर कहते हैं। क्यों यूज होता है? कुकिंग के लिए यूज होता है, किचन में यूज होने वाला आइटम है। यहां पर इस तरह से दिस इज प्रेशर कुकर। लेकिन बात यह है कि आखिर इस प्रेशर कुकर में खाना किस तरह से जल्दी बन जाता है, चने क्यों जल्दी उबल जाते हैं, दाल वगैरह क्यों जल्दी गल जाती है, आखिर इसमें कौन सी साइंस यूज होती है। तो जो साइंस इसमें यूज होती है और ये घूमती है इस तरीके से, दैट इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। प्रेशर कुकर में किस तरीके से प्रेशर बनता है वो हम कहां पे पढ़ेंगे? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की एक बहुत ही मेजर ब्रांच है और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच है। यहां से आपको ये तो समझ आ गया कि इस प्रेशर कुकर में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रेशर कुकर में चने जल्दी क्यों गल जाते हैं, दाल क्यों जल्दी गल जाती है, ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो जाता है, इतनी जल्दी कुकिंग कैसे हो जाती है। देखो, प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हम नीचे से फ्लेम जो ऑन करते हैं, तो जब फ्लेम ऑन करते हो तो क्या होता है? टेम्परेचर राइज करता है। टेम्परेचर राइज करने पर फिजिक्स ये कहती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से वाइब्रेट करते हैं। तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे तो प्रेशर बनेगा। इसी वजह से हम इसको कहते हैं प्रेशर कुकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को एक फॉर्मल वे में। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर में आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? अगर आप स्टार्ट से मेरे साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो आपको मालूम होगा कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले मैं इस पर बात करता हूं कि चैप्टर का ये नाम रखा है तो क्यों रखा है, इस चैप्टर को हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ही क्यों कहते हैं। सिर्फ हीट कह देते तो क्या था, सिर्फ थर्मोडायनामिक्स कह देते तो क्या था। देखो, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, सबसे पहले तो हीट को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हीट है क्या। हीट के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शन पाई जाती है स्टूडेंट्स में। अब वो क्या समझते हैं, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि स्टोर हो सकती है। हालांकि ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। हीट बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो स्टोर हो सकती है। तो फिर आखिर हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? देखो, अगर आप इस्त्री को ऑन करते हो, आयरन जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो, उसको अगर ऑन करते हो और फिर उसको टच करते हो तो आपको क्या फील होगा? आपको बहुत हॉट लगेगी। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि जो इस्त्री है उसका टेम्परेचर हाई है, आपके हैंड का टेम्परेचर क्या है? लो है। अब दो ऐसी बॉडीज इन कांटेक्ट आई हैं जिनमें से एक का टेम्परेचर हाई है और दूसरी का टेम्परेचर लो है। फिजिक्स ये कहती है कि इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करेगी? फ्लो करेगी। और वो जो फ्लो हुआ है एनर्जी का, दैट एनर्जी इज नोन एज हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी रुकी हुई नहीं है। हीट एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट। ये मूव करती हुई एनर्जी है, फ्लो करती हुई एनर्जी है। यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, दैट ट्रांसफर्ड एनर्जी इज नोन एज हीट एनर्जी। तो यहां पर फिर आपको क्या समझ आया कि हीट एनर्जी क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट। तो ये जो कंसेप्ट है कि हीट एनर्जी स्टोर हो सकती है, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। जो चीज स्टोर होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी, उसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। हीट एनर्जी स्टोर नहीं होती, हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहला मेन कंसेप्ट क्या हो गया? जब भी दो बॉडीज जिनमें से एक का टेम्परेचर हाई है दूसरी का टेम्परेचर लो है, वो करीब करीब आएंगी या आपस में इन कांटेक्ट आएंगी तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी किधर से फ्लो करेगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। और ये जो एनर्जी का फ्लो हुआ है, दिस फ्लोइंग एनर्जी इज नोन एज हीट एनर्जी। तो अब थर्मोडायनामिक्स क्या है? ये जो थर्मोडायनामिक्स वर्ड है ये एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, थर्म एंड डायनामिक्स। थर्म का मतलब है हीट और डायनामिक्स का मतलब जो कि लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं दैट इज पावर, फोर्स, मोशन।
यहां पर थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट किस तरीके से अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसको आगे चलकर हम हीट इंजन में डिटेल में पढ़ेंगे कि हीट कैसे कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म्स में। तो यहां तक आपको समझ आया कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, और इसी स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो ये तो रहा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम थर्मोडायनामिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहां पर यही डेफिनेशन लिख दी है, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो किसके साथ डील करती है, रिलेशनशिप्स एंड कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि हीट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ये जो कन्वर्जन के प्रोसेस की स्टडी है एक्चुअली दिस इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। अब डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट को प्रॉपरली फील करते हैं कि एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स है क्या। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, क्योंकि पहले थोड़ी सी बेस तो बननी चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। देखिए, अगर मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल के टायर में आप हवा भरें तो क्या होता है कि गैस एंटर होती है टायर में। अब वहां पे जो मीटर लगा होता है वो प्रेशर बताता है कि टायर में इस वक्त इतना प्रेशर हो चुका है, इस वक्त इतना प्रेशर हो चुका है। देखो, आप एंटर तो हवा कर रहे हो, एंटर तो गैस को कर रहे हो, लेकिन प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? इसका आंसर हमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा। अगर आप हलवा पूरी बनाते हैं तो जैसे ही आप पूरी को घी में डालते हैं तो फौरन से फूल जाती है। क्यों फूलती है? इसका आंसर भी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में है। जब आप रोटी पकाते हैं तो रोटी भी कभी कभी फूल जाती है, उसकी क्या वजह है? इसका आंसर भी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में है। इसके अलावा अगर आप एयर फ्रेशनर या फिर बॉडी स्प्रे की एग्जांपल लें तो उसको अगर आप प्रेस करके रखें तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपको ठंडा फील होने लगता है, यानी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो आखिर वो टेम्परेचर क्यों डाउन हुआ है? वहां पे कौन सा ऐसा फिनोमेना हुआ है कि टेम्परेचर डाउन हो गया है? इसका आंसर भी हमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में मिलता है। देखिए, इस तरह पहले हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में, उसके बाद फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा है। और फ्लूइड्स में हमने ज्यादातर क्या पढ़ा है? फ्लूइड्स में हमने बहुत ज्यादा लिक्विड को डिस्कस किया है। यहां पर जो थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है इसमें हमारा बेसिक फोकस गैसेस पर होगा। गैसेस किस तरीके से बिहेव करती हैं, क्या फोकस होगा? गैसेस। यहां पर रफ वर्क करते हैं नीचे, मेन फोकस हमारा गैसेस पर होगा। गैसेस के बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे। देखिए, गैसेस को स्टडी करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? गैसेस के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है? आपका नाम लिखा हुआ होता है, होम एड्रेस लिखा हुआ होता है, इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। तो आपके आइडेंटिटी कार्ड में जो पैरामीटर्स हैं उनके जरिए आपके बारे में पता चलता है कि आपका नाम क्या है, आप कहां रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसी तरह से गैसेस का भी आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 इज द वॉल्यूम, नंबर 2 इज द प्रेशर एंड नंबर 3 इज द टेम्परेचर। अगर हमें किसी भी गैस के ये पैरामीटर्स पता चल जाएं तो हम वहां पर बता सकते हैं कि ये गैस इस वक्त किस स्टेट में है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। देखो, सॉलिड्स के केस में तो हमने वॉल्यूम बहुत ही अच्छे से देखा, क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, इसके साथ साथ सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, लिक्विड्स के केस में भी हमने देखा। लेकिन गैसेस के केस में वॉल्यूम का क्या मतलब है? व्हाट इज मेंट बाय वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस एंड व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर, व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर। देखो, प्रेशर मेजर करना है तो आप बैरोमीटर के जरिए मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर करना है थर्मोमीटर के जरिए मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखना यह है कि एज ए होल तो आप गैस का वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें, अब गैस में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आखिर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर में क्या चेंज आता है तो हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ गए। देखो, जनरली तो हम कह देते हैं कि इतना टेम्परेचर है, थर्मोमीटर के जरिए हम बता देते हैं, बैरोमीटर के जरिए प्रेशर मेजर कर देते हैं। तो अगर एज ए होल हम मेजर करें वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर को तो इनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज।
मैक्रो का मतलब ही बड़ा है, यानी जिसको आप देख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टीज क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को आप बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मैक्रो और माइक्रो, ये 2 वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। और माइक्रो मीन बहुत छोटा होता है, यानी बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर जाके जब आप उसको स्टडी करते हैं तो वहां पे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिवील होती हैं। दीज आर दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, अगर हम एज ए होल लेकर डिस्कस करें तो यहां पर समझना यह है कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, व्हाट आर दीज 3 पैरामीटर्स। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, अगर किसी भी गैस के ये वाले 3 पैरामीटर्स आपको मालूम हो जाए तो वहां से आप बता सकते हैं कि इस गैस की स्टेट क्या है। अब इन्हीं पैरामीटर्स को हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस। यहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आज इन मॉलिक्यूल से पूछते हैं कि भैया तुम लोग बताओ कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या मतलब है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। तो चलिए इस गैस के मॉलिक्यूल से पूछते हैं, भैया ये बताओ कि जो गैस का वॉल्यूम हम कहते हैं उसका क्या मतलब है। सर मैं तो गैस का एक मॉलिक्यूल हूँ। मेरे जैसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंटेनर में। हम सब मॉलिक्यूल्स घूमते फिरते रहते हैं और वहां पर जितनी हमें घूमने के लिए स्पेस मिलती है वही एक्चुअली गैस का वॉल्यूम होता है। यानी आप अपने स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है जिसमें वो प्रेजेंट होती है। तो यहां से कैसा लगा आपको मॉलिक्यूल से मिलकर? तो उस मॉलिक्यूल ने आपको क्या बताया कि हम घूमते फिरते रहते हैं, यानी एक कंटेनर है और उसमें वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते रहते हैं? घूमते फिरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और पूरे कंटेनर में जितनी फ्री स्पेस है जहां पर वो मूव कर रहे हैं वो ही एक्चुअली गैस का वॉल्यूम है। यानी कि गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं मेजर किया जाता, बल्कि यहां पर गैस के मॉलिक्यूल को जितनी स्पेस मिलती है मूव करने के लिए, एक्चुअली वही स्पेस क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो चलिए इसी गैस के मॉलिक्यूल से अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ये बताओ कि गैस के प्रेशर का क्या मतलब है। सर गैस के हम सब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं कंटेनर में और कंटेनर की वॉल्स के साथ जाकर कोलाइड करते हैं और वहां पर जाके फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वही जो फोर्स पर यूनिट एरिया हम एक्सर्ट करते हैं वॉल्स पर, उसी को कहते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहां से फिर गैस के मॉलिक्यूल ने आपको क्या बताया कि ये जाकर किसी भी कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, यानी जिस कंटेनर में ये प्रेजेंट है उसकी वॉल्स के साथ जाके कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो जो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल्स पर, एक्चुअली दिस इज द प्रेशर। यानी ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर व्हिच इज टर्म्ड एज द प्रेशर, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करते हैं। अब हमारे पास थर्ड पैरामीटर रह चुका है टेम्परेचर। तो गैस के मॉलिक्यूल भैया अब हमें थर्ड वेरिएबल के बारे में बता दो कि टेम्परेचर ऑफ गैस का क्या मतलब है। सर किसी भी कंटेनर में जिसमें गैस प्रेजेंट होती है उसमें मेरे जैसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम सब जब मूव करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और हम जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं गैस का इतना ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसी वजह से कभी कभी बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स is directly proportional to the absolute temperature of the gas। टेम्परेचर के बारे में क्या समझ आया है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। तो जब टेम्परेचर राइज करता है तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है और यही जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। यानी यहां पर देखो ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं आगे पीछे। जब मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो यहां पर इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इस वक्त इनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज टर्म्ड एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। यहां तक अब आपको गैस के मॉलिक्यूल ने इन तीनों मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में तो बता ही दिया है। तो अब इन्हीं तीनों मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को लेकर के आर्टिकल नंबर 6.1 पढ़ने जा रहे हैं, assumptions of kinetic theory of gases। तो जो assumptions of kinetic theory of gases हैं
उनमें बेसिकली हम गैस के वॉल्यूम को, गैस के प्रेशर को और टेम्परेचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस आर्टिकल में आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि गैस के वॉल्यूम, गैस के प्रेशर और गैस के टेम्परेचर का क्या मतलब है। देखो, इन्हीं 3 पैरामीटर्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्क्राइब करने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 6.1 है। और अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब यह है कि हम जब गैसेस को स्टडी करते हैं तो उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। जैसे आप पे कभी कभी लग जाती हैं, इतने बजे जाना है, इतने बजे वापस आना है, सिर्फ इतना टाइम मोबाइल यूज करना है, उसके बाद मोबाइल यूज नहीं करना। इसी तरह से हम गैसेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर उनको स्टडी करते हैं, कुछ अजम्पशंस मान के स्टडी करते हैं, जिनको हम कहते हैं अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां पर अब हमने हेडिंग लगा दी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करती है? देखिए, ये एक फंडामेंटल थ्योरी है दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से गैसेस मॉलिक्यूलर लेवल पर बिहेव करती हैं, इसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कस करते हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखें, ये किस तरीके से मूव करते हैं कंटेनर में। इनके मोशन के जरिए हम गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। और ये कहां पर एक्सप्लेन करते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी में। Kinetic theory of gases is the fundamental theory in physics that explains the behavior of gases based on the motion of their constituent particles. These are the constituent particles and इनके motion से। यहाँ पर मैंने just visualize करने के लिए ये particles लिए हैं, molecules लिए हैं गैस के। Actually गैस के molecules काफी छोटे होते हैं और वो इस तरह से नजर नहीं आते। Just visualize करने के लिए मैंने ये लिए हैं। This theory provides a macroscopic understanding of gas properties such as pressure, temperature and volume। देखें, यहां पर इन मॉलिक्यूल्स के मोशन को स्टडी करते हुए, इनकी मूवमेंट को देखते हुए हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम को, प्रेशर को और टेम्परेचर को। जैसे अभी मैंने आपको बताया, वॉल्यूम का क्या मतलब है? किसी भी कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्युपाई की हुई है? ऑब्वियसली उन्होंने पूरे कंटेनर की स्पेस ऑक्युपाई की हुई होगी। तो वहां पर गैस का जो वॉल्यूम होगा वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के इक्वल होगा। देखिए, कितनी इनके पास स्पेस है जिसमें ये घूम फिर सकते हैं। पूरे कंटेनर में ये आगे पीछे घूम फिर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा दैट वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और इसके साथ साथ प्रेशर के बारे में मैंने आपको क्या बताया? गैस के मॉलिक्यूल्स जाकर वाल्स के साथ कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं मोशन के दौरान, तो उस कोलिजन की वजह से वो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करते हैं वाल्स ऑफ द कंटेनर पर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। और इसी तरह से टेम्परेचर क्या है कि कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ कंटेनर में इस तरीके से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इनकी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस का। यहां पर अब हमने कुछ अजम्पशंस लिखी हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। देखिए, जिस तरह हमने आइडियल फ्लूइड्स पढ़े थे, इसी तरह जो आइडियल गैस होती है वो इन अजम्पशंस को, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। ऐसी गैस जो केटीजी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। केटीजी मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रूल्स को, इसकी अजम्पशंस को फॉलो करती है। उस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। तो यहां पर आपकी बुक में 8 अजम्पशंस दी गई हैं, यानी कि 8 रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से मूव करना चाहिए, उनको कंटेनर में इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो उनके बिहेवियर को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, उनके मोशन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, यानी सपोज किया, एज्यूम किया है कि उनका जो मोशन है वो इस तरह का होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर इस तरह का होगा। तो इन्हीं अजम्पशंस में जो सबसे पहली अजम्पशन है दैट इज गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, यानी जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कांस्टेंटली मूव करते रहते हैं और रैंडमली मूव करते हैं। इस तरीके से देखो, इस तरह इस तरह इस तरह रैंडमली मूव करते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। और हमने ये क्यों लिखा है कि रैंडम मूव करते हैं? देखो, अगर ये अजम्पशन हमने लिखी है तो इस अजम्पशन की क्या जरूरत पड़ी है और इस अजम्पशन से हमें गैसेस को स्टडी करने में क्या आसानी होगी। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन परपेचुअल रैंडम मोशन। अब परपेचुअल रैंडम मोशन का क्या मतलब है? यहां पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस तरह का एक कंटेनर है, इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मैं यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स कंसीडर करता हूं। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। परपेचुअल का मतलब ये है कि नेवर एंडिंग मोशन, परपेचुअल रैंडम मोशन, कि ये मोशन कभी भी एंड नहीं होता, ऐसे ही मूव करते रहते हैं। परपेचुअल मोशन यानी नेवर एंडिंग मोशन, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं।
अब यहां पर एक्चुअली होता क्या है, इनका मोशन रैंडम मोशन होता है, यानी कुछ इस तरीके से। देखो ये गैस मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, ये दूसरे वाला इधर कर रहा होगा, तीसरे वाला इधर कर रहा होगा, यानी किसी भी तरफ ये मूव कर सकते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली हम यहां पर एज्यूम ये करते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। किस तरह से, यहां पर देखें ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, जब मूव करेगा जाके वॉल के साथ टकराएगा, जब वॉल के साथ टकराएगा तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी, यानी कि फिर ये हो सकता है मे बी ये इधर मूव करना स्टार्ट कर दे, अगेन से यहां पर आके क्या करेगा, टकराएगा, फिर इधर मूव करेगा, दोबारा से इधर मूव कर सकता है, फिर इधर जा सकता है, यानी पाथ क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। देखिए यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, कोलाइड करने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कोलाइड करने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन, यानी कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। अब ये मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ जाकर भी कोलाइड कर सकता है, या फिर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं। इस तरीके से जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं देखो तब भी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन जो पाथ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं अंटिल दे कोलाइड विद आइदर अनदर मॉलिक्यूल और वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे जब तक ये कोलाइड नहीं करते। कोलाइड कर चुकते हैं उसके बाद भी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, लेकिन उस केस में फिर डायरेक्शन कुछ और हो जाती है। यहीं पर अब वो डिफरेंस भी समझ लीजिए जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। देखें अब अगर हम सिंगल पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करेंगे तो इट वुड बी द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, बिकॉज हम माइक्रो लेवल पर जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर जा रहे हैं। तो इस केस में अगर इसकी हम स्पीड की बात करेंगे, ये किस तरीके से जाकर कोलाइड करेगा वॉल के साथ या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इट वुड बी द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लेकिन मैक्रोस्कोपिक क्या है, जैसे कि वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये बल्क प्रॉपर्टीज है। जैसे कि आपके पास किसी कंटेनर में गैस है, आप डायरेक्टली पूरी गैस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर से, तो इसका मतलब है इट इज बल्क प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस को स्टडी करेंगे, उसके मोशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो देन आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे। नेक्स्ट अजम्पशन है नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स, यानी गैस के पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। अब ये क्यों नेग्लिजिबल होता है, यहां पर अगर हम ये एक कंटेनर कंसिडर करें जिसमें गैस प्रेजेंट है, तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें, इसका वॉल्यूम कितना है, बहुत कम वॉल्यूम है। अगर हम गैस के ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें, देखो गैस का ओवरऑल वॉल्यूम कितना होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जितना कि कंटेनर का वॉल्यूम है इतना ही गैस का वॉल्यूम होगा, यानी यहां पर गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें, तो वहां पर जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा दैट वुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। अगर मैं इस पूरे रूम को एक कंटेनर कंसिडर करूं तो इसमें इस मॉलिक्यूल का कितना ही वॉल्यूम होगा, बहुत छोटा सा वॉल्यूम होगा कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में। तो इसलिए हम कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहां पर आपको फीलिंग आई क्यों नेग्लेक्ट किया है, बिकॉज वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। The particles are considered point masses with no significant volume। देखो जो गैस के पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम पॉइंट मैसेज कंसिडर करते हैं, इस तरह पॉइंट की फॉर्म में, इस तरह से पॉइंट मैसेज, यानी वेरी स्मॉल मैस, जिस तरह से यहां पर मैं ये पॉइंट्स लगा रहा हूं। अब यहां पर एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि हमने ये assumption क्यों ली है, why we are taking the volume of the gas molecule negligible। क्वेश्चन तो ये है कि हम इसको नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं। देखो अगर मुझे ये मालूम करना है कि एक मॉलिक्यूल जो गैस का है उसके पास कितनी स्पेस है मूव करने के लिए, रैंडमली मूव करने के लिए, अगर मैं सब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कंसीडर करता हूं तो मुझे एक मॉलिक्यूल के लिए फ्री स्पेस फाइंड करने के लिए बाकी सब मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम ये कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। इट्स मीन हर मॉलिक्यूल के पास पूरे कंटेनर जितनी स्पेस है उसमें वो इजीली मूव कर सकता है, यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो ये पूरे कंटेनर में मूव कर सकता है, क्योंकि हमने इनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया हुआ है। यहां पर इन सब के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दें, इसका अपने वॉल्यूम को भी नेग्लेक्ट किया जाएगा। यहां पर इसके पास पूरे कंटेनर जितनी स्पेस है ये हर तरफ इस कंटेनर में मूव कर सकता है। नेक्स्ट अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? देखिए, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें तो उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं दैट वुड बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोई इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी, यानी ना तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और ना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी नहीं होंगी। क्योंकि इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, इसी वजह से हमने फर्स्ट अजम्पशन में लिखा था कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो यहां पर अब हमने क्या लिखा है? देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है। द पार्टिकल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। देखो, अगर एक दूसरे के करीब से पास कर जाए तब भी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाए इस तरीके से फिर ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन इसके अलावा किसी भी केस में फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे के करीब से गुजर रहे हैं कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। जिस तरह आप किसी ऐसे रोड से जा रहे हो जहां पर आपको कोई जानता ना हो तो आप बिल्कुल नीचे देखकर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं आराम आराम से। तो इसी तरीके से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी ऐसे मूव करते हैं जैसे ये एक दूसरे को जानते ही नहीं है, यानी ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ जाकर इस तरह से कोलाइड करेंगे तो उस केस में एक दूसरे पर ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे। नेक्स्ट अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इलास्टिक कोलिजन्स। देखो, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कोलाइड करते हैं तो उनके दरमियान जो कोलिजन होती है दैट इज इलास्टिक कोलिजन, और जब वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं वो कोलिजन भी इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन ही मेन प्रॉपर्टी है इलास्टिक कोलिजन की। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? देयर इज नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन्स, यानी कि कोलिजन के दरमियान कोई नेट लॉस नहीं होगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होगी इतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होगी। इसी वजह से हमने लिखा है द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, और इस तरीके से टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। देखो, इनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन क्यों होती है? अगर हम ये माने कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से कोलाइड करते रहेंगे और कोलाइड करते करते उनकी काइनेटिक एनर्जी लास्ट होती जाएगी। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी तो जब सारी काइनेटिक एनर्जी लास्ट हो जाएगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर में नीचे बैठ जाएंगे और आप उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है इनके दरमियान जो कोलिजन होती है दैट इज इलास्टिक कोलिजन, और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी जो कोलिजन होती है वो भी इलास्टिक कोलिजन होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। देयर इज जीरो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो, गैस का अगर एक कंटेनर है तो उसमें क्या गैस का एक पार्टिकल होगा? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, यानी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो क्या हम हर प्रॉपर्टी एक एक पार्टिकल के लिए डिस्कस करेंगे? ऐसे तो नहीं होगा। हम एज ए होल बात करेंगे कि एवरेज टेम्परेचर इतना है गैस का। टेम्परेचर के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूं। टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, देखो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते रहते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर है इसका मतलब है इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हमें गैस के टेम्परेचर की बात करनी है तो हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एवरेज है ना, एवरेज, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। जिस तरह आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं एवरेज, मीडियन, मोड, यानी एवरेज वाला जितना कंसेप्ट है ना कि एवरेज मार्क्स आपके इतने हैं, इट्स अ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। तो यहां पर जब हम एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं या फिर किसी भी गैस की प्रॉपर्टी की जिसकी हम एवरेज लेकर बात करते हैं, दैट इज द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। तो यही जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अलाउ अस टू यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड का क्या मतलब है? हम उनकी एवरेज ले सकते हैं। ऑल्दो इट इज अ वेरी डीप वर्ड। स्टैटिस्टिकल मेथड्स ये कोई सिंपल वर्ड नहीं है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक पूरा कोर्स है जो कि फिजिक्स में हम 8th सेमेस्टर में चल के पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर आपको जस्ट इतना बताना है कि हम इनकी एवरेज प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकें। टेम्परेचर है, हम इस तरह से कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इतनी ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स होगी। यानी यहां पर हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हो सकता है मिलियन ट्रिलियंस पार्टिकल हो एक कंटेनर में, तो फिर क्या आप मिलियन ट्रिलियंस पार्टिकल की सेपरेटली काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के जरिए उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है गैस का तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मूवमेंट है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से हमने यहां पर लिखा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। और अगर आपको याद हो तो यही वाला सेंटेंस आपको उस मॉलिक्यूल ने भी तो बताया था कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब बहुत से स्टूडेंट्स के ज़हन में ये क्वेश्चन रहता है कि सर यहां पर हमने एब्सोल्यूट का वर्ड क्यों यूज किया है, टेम्परेचर तो है बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है। देखिए एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है, जीरो केल्विन। तो केल्विन स्केल से जब टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जिसका रेफरेंस पॉइंट 0 केल्विन हो। तो यहां पर इसी वजह से हमने लिखा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के। As the temperature increases, the speed of the gas particles also increases। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जो स्पीड है गैस के पार्टिकल्स की वो भी साथ के साथ इंक्रीज करेगी, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। और काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज करती है, जब स्पीड इंक्रीज करती है तो इनफैक्ट यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो जो स्पीड है गैस के पार्टिकल्स की वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट असम्पशन है प्रेशर ड्यू टू पार्टिकल्स कोलिजन्स। अभी मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर के स्टार्ट में कि प्रेशर क्यों जनरेट होता है गैस में। देखो गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, जाके वाल्स के साथ कोलाइड करते हैं। जब वाल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो प्रेशर जनरेट करती है। इसी वजह से यहां पर हमने लिखा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वाल्स ऑफ ए कंटेनर। देखो अगर किसी भी कंटेनर में गैस है तो वो गैस वाल्स पे प्रेशर तो एक्सर्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब वाल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो मॉलिक्यूलर लेवल पर हम क्या कहते हैं कि ये प्रेशर कहां से आता है, प्रेशर क्यों बनता है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वाल्स ऑफ द कंटेनर। तो यही बात लिखी है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वाल्स ऑफ कंटेनर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स विद द वाल्स। यानी जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो वाल के साथ कोलाइड करते हैं जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ड्यूरिंग कोलिजन जनरेट्स प्रेशर। और यही जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं पार्टिकल्स इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। लास्ट असम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम ऑफ कोलिजन का क्या मतलब है, व्हाट इज मेंट बाय टाइम ऑफ कोलिजन। देखो गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आकर आपस में कोलाइड करते हैं, आकर आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलिजन टाइम का ये मतलब है कि यहां पर ये आए तो ये इंपैक्ट टाइम, या तो इन्होंने टच किया या फिर एक दूसरे पर आके फोर्स एक्सर्ट की। अब ये जो आने वाला टाइम है, जाने वाला टाइम है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना, जस्ट कोलिजन टाइम, इस वाले टाइम को कंसीडर करना है। ये वाला जो टाइम है इसको कंसीडर करना है, आने वाला जाने वाला टाइम आपने कंसीडर नहीं करना। तो यहां पर हमने कहा यह है कि जो कोलिजन टाइम है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। The time interval of collision between gas particles is extremely small as compared to the time between collisions। यानी collision के between times, collision के between time का क्या मतलब है, आने वाला टाइम, जाने वाला टाइम, ये टाइम between collision है। और जो टाइम ऑफ collision है that is जब इन्होंने कोलाइड किया है तो जस्ट collision का जो टाइम है that is the time of collision। तो इसी वजह से हमने लिखा है टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, यानी जो टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन है पार्टिकल्स के दरमियान दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टाइम बिटवीन कोलिजन्स। तो यहां तक ये तो आपको समझ आ गया कि टाइम बिटवीन कोलिजन का क्या मतलब है और टाइम ऑफ कोलिजन का क्या मतलब है। और यहां पर असम्पशंस ऑफ केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड होती हैं। आपकी बुक में 8 असम्पशंस थी, हमने 8 की 8 असम्पशंस पढ़ ली हैं। अब एक्चुअली ये असम्पशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन असम्पशंस का मकसद यह है कि जब हम फर्दर गैसेस की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में तो इन्हीं असम्पशंस को लेकर चलेंगे। जिस तरह हमने आइडियल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स में, इसी तरीके से यहां पर आइडियल गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। और आइडियल गैसेस उन गैसेस को कहते हैं जो इन 8 असम्पशंस को फॉलो करती हैं, उनके पास ये 8 प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर नोन एज द आइडियल गैसेस। अब जो रियल गैसेस है जो कि एग्जिस्ट करती हैं रियल लाइफ में, वो इनसे कुछ डेविएशन शो करती हैं, यानी वो आइडियल गैसेस की तरह से नहीं बिहेव करती। हाउएवर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके अंडर जो रियल गैसेस हैं वो ऑलमोस्ट नियर टू द आइडियल गैसेस बिहेवियर शो करती हैं। लेकिन अगर हम 100% आइडियल गैस की बात करें
तो आइडियल गैसेस डज नॉट एग्जिस्ट जस्ट लाइक द आइडियल फ्लूइड। जिस तरह आइडियल फ्लूइड्स एग्जिस्ट नहीं करते इसी तरह से आइडियल गैसेस भी एग्जिस्ट नहीं करती। जस्ट कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जिनमें रियल गैसेस बिहेव करती हैं नियर टू द आइडियल गैसेस। इसी बात को हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो चलिए लिमिटेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में भी यहां पर लिखते हैं। यहां पर अब हेडिंग लगा दी है लिमिटेशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है उसकी लिमिटेशंस क्या है। अभी मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो रियल गैसेस हैं वो इन अजम्पशंस को ट्रूली फॉलो नहीं करती। किस तरीके से? द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी होल्ड ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैसेस नॉट फॉर रियल गैसेस। जो गैसेस इस थ्योरी की अजम्पशंस को फॉलो करती हैं डेट आर दी आइडियल गैसेस, लेकिन जो रियल गैसेस हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं डेली लाइफ में, ये इन अजम्पशंस को ट्रूली फॉलो नहीं करती, कुछ डेविएशंस शो करती हैं। रियल गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने क्या पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। ये तो बात थी आइडियल गैसेस के लिए, लेकिन रियल गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और थ्योरी में इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एट हाई प्रेशर्स। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने सबसे मेजर पॉइंट क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लेक्टेड। ये तो बात है आइडियल गैसेस के लिए, वहां पर हमने कंसीडर किया पॉइंट मैसेज कि उनको गैस के ओवरऑल वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन रियल गैसेस के केस में हाई प्रेशर पर जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, वो कंसिडरेबल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल का। रियल गैसेस एग्जिबिट डेविएशंस स्पेशली एट हाई प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर्स, कि जो रियल गैसेस हैं ये डेविएशंस शो करती हैं हाई प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर्स। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि रियल गैसेस हाई प्रेशर्स और लो टेम्परेचर्स पर डेविएशंस क्यों एग्जिबिट करती हैं। यहां पर देखें, जब रियल केसेस में हम गैसेस का टेम्परेचर बहुत लो करते हैं तो कुछ गैसेस लिक्विड की फॉर्म में आ जाती हैं, तो वहां पर तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होल्ड नहीं करेगी। और हाई प्रेशर पर भी जब क्लियरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल पर बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उस केस में भी क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होल्ड नहीं करती। तो यहां पर फिर ये जो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाली बात है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर रियल गैसेस क्या करती हैं, डेविएशंस एग्जिबिट करती हैं। तो यहां से फिर मैं रफ साइड पर एक और पॉइंट निकाल सकता हूं कि अगर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये डेविएशंस शो करती हैं तो इसका मतलब यह है कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर फिर इनको डेविएशंस नहीं शो करनी चाहिए, और ऐसा ही होता है। यानी अगर प्रेशर को लो कर दिया जाए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कर दिया जाए, बिल्कुल इसके उलट कर दिया जाए, तो इस केस में जो रियल गैसेस हैं उनका बिहेवियर नियर टू द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस होता है। यानी जो रियल गैसेस हैं वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस को फॉलो करने लगती हैं, यानी ऑलमोस्ट इनका बिहेवियर नियर टू द आइडियल गैसेस होता है। एग्जैक्टली आइडियल गैसेस नहीं हो सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन ये ऐसी कंडीशंस हैं दो जिन पर रियल गैसेस का जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट नियर टू द आइडियल गैसेस हो जाता है। बट अगर हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा तो इस केस में कभी भी केटीजी के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रूल्स यहां पर अप्लाई नहीं होंगे, बल्कि रियल गैसेस इन केसेस में बहुत ज्यादा डेविएशंस शो करती हैं। अब यहां पर आपकी बुक में इसी पेज पर जो सेकंड पैराग्राफ लिखा गया है लिमिटेशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, एक्चुअली उसमें कुछ समरी बयान की गई है जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहां पर स्टार्ट में बता चुका हूं। नोट्स के स्टार्ट में मैंने आपको वो लिखवाया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्चुअली है क्या। ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर डिस्कस करती है। तो यहां पर अगेन से यही बात की गई है। इन समरी द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोवाइड ए मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ गैस बिहेवियर लिंकिंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। किस तरह से? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को आप नोट्स में लिखें या ना लिखें, इस पॉइंट को समझना जरूर है। देखिए यहां पर मैं यहां पे वही मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लिखता हूं, रफ वर्क है। मैक्रोस्कोपिक यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज की जो हमने स्टार्ट में बात की है, मैक्रोस्कोपिक जिनमें क्या क्या था, वॉल्यूम था, प्रेशर था, टेम्परेचर था। प्रेशर के बारे में हमने क्या कहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर हमने क्या बात की है, कुलियन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कुलियन विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, कुलियंस विद वॉल्स ऑफ कंटेनर
और टेम्परेचर को हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बेसिकली एडवांटेज क्या है, इसको हमने यहां पर क्यों पढ़ा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दैट आर वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इनको लिंक करके देती है मॉलिक्यूलर लेवल पर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर ऑफ द गैस किस तरह से होता है, टेम्परेचर ऑफ द गैस किस तरह से होता है, उनको मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्कस किया है। देखो, कोलिजन विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, कौन कोलाइड करता है, मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो रही है। इस तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूलर लेवल पर बात हो रही है। जब हम प्रेशर को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पर हम इसको इस तरह से कहते हैं, द कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और ये जो टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, इसको जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्कस करते हैं तो ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मेन एडवांटेज क्या हुआ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने हमें लिंक करके दी हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यानी जो कि बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं, उनको किधर लिंक किया है, मॉलिक्यूलर लेवल पर। यानी मॉलिक्यूल्स किस तरह से बिहेव करते हैं जब टेम्परेचर राइज करता है, मॉलिक्यूल्स किस तरह से बिहेव करते हैं जब प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है। तो इसी वजह से यहां पर लिखा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोवाइड्स अ मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ गैस बिहेवियर लिंकिंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर टू द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखो, कोलिजन क्या है, मोशन है ना, मूव करके गए, जाके कोलाइड किया। काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं, तभी तो काइनेटिक एनर्जी है। तो यही कंसेप्ट यहां पर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में समझाया गया है। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। बहुत ही शानदार इक्वेशन है ये, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने 3 बेसिक पैरामीटर्स पढ़े हैं, जो अगर हमें मालूम हो तो हम किसी भी गैस की स्टेट को जान सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर हमें आपके बारे में पहचानना है तो आपका नाम, आपका एड्रेस और आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। इसी तरह से गैस के बारे में पहचानना है तो हमें गैस के 3 पैरामीटर्स चाहिए होंगे, दैट आर दी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, PVT, PV एंड T। ये 3 पैरामीटर्स अगर हमें मालूम होंगे तो हम गैस की स्टेट के बारे में बता सकते हैं। और अगर कोई इक्वेशन आपको इन 3 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन प्रोवाइड कर दे तो फिर उसको मैं कह सकता हूं ना कि इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, क्योंकि ये 3 पैरामीटर्स मिलकर आपको क्या बताते हैं, गैस की स्टेट के बारे में बताते हैं। लिहाजा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस क्या करती है, इन 3 पैरामीटर्स को एक ही इक्वेशन में कनेक्ट करके देती है। और इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस ये कहती है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर हमने सबसे पहले आइडियल गैस की हेडिंग लगाई है, द गैस दैट ओबेज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज टर्म्ड एज एन आइडियल गैस। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी गैस जो काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशंस को फॉलो करेगी, दैट वुड बी नोन एज आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स जो हैं गैस के वो ज्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे। जब तेजी से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, वॉल्स के साथ ज्यादा कोलाइड करेंगे, तो क्या होगा कि वो एक्सपैंड हो जाएगा। जब एक्सपैंड होगा तो वहां पे क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां से फिर क्या पता चला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके इक्वल वाली फॉर्म में लिखेंगे तो PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन तो बिल्कुल घोल कर पी लो, ये इक्वेशन नहीं भूलनी चाहिए। अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ना है तो बिल्कुल इस इक्वेशन को याद कर लो, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। आगे जितने भी लॉज हैं वो भी हम इसी से डिराइव करेंगे। गैसेस के जो बेसिक लॉज हैं उनको हम यहीं से डिराइव करेंगे कि गैस के लॉज क्या कहते हैं, वो भी बेसिकली PV और T के साथ डील करते हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ है। अब यहां पर PV इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन से भी क्या पता चल रहा है कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसी वजह से हमने स्टार्ट में स्टेटमेंट लिख दी है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस।
सो व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर? अभी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है। जब आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन को मानते हैं। उस केस में जो टेम्परेचर मेजर होता है दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है 0 केल्विन, एंड 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट 0। सो दैट्स व्हाई यहां पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बयान करूं तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होना चाहिए। टेम्परेचर का यूनिट यहां पे क्या होना चाहिए? केल्विन होना चाहिए, तभी ये वाली इक्वेशन होल्ड करेगी। इसमें P क्या है? प्रेशर, V वॉल्यूम है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को इस N के बारे में नहीं पता होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, वो रट्टा लगा लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, लेकिन उनके जहन में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस का मतलब क्या है? जरा कमेंट करके बताओ कि आपके पास पहले मोल का क्या कंसेप्ट है, कमेंट करो, फिर मैं बताता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स को आपने किस तरह से याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है। तो चलो मैं यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं। अगर आपने दुकान से जाकर एग्स लेकर आने हो, अंडे लेकर आने हो, तो आप क्या कहते हैं? 1 दर्जन अंडे दे दो, 2 दर्जन अंडे दे दो, 3 दर्जन अंडे दे दो, यानी 1 डजन। क्या आप मांगते हो? 1 डजन एग्स दे दो। और उसमें कितने एग्स होंगे? 12 एग्स होंगे, 12 एग्स होंगे। अब सीधा ये क्यों नहीं कह देते 12 एग्स दे? अगर 12 एग्स हों तो फिर मुझे अगर 2 डजन एग्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 24 एग्स दे दो, मुझे 36 एग्स दे दो, 48 एग्स दे दो। तो बजाय इसके कि यहां पर बड़े बड़े नंबर्स में मैं काउंट करूं, तो सीधे सीधा इसी तरह से क्यों ना कह दूं कि 1 डजन एग्स, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन। इसी तरह से ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनमें भी बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं क्या कहूंगा? इतने लाख एटम्स, इतने लाख मॉलिक्यूल्स, ये वो, तो इस तरह से तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर साइंटिस्ट ने भी इसी तरह से अपना दर्जन मुतारफ कराया। जिस तरह से अंडे होते हैं 1 दर्जन, इसी तरह से उन्होंने 1 मोल को इंट्रोड्यूस करवाया। क्या करवाया? 1 मोल को इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने बताया कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह से 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, इसी तरह से 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां से भी आपको समझ आई। अगर मैं जनरली काउंट करूं इतने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट ने इतने पार्टिकल्स को कह दिया कि ये 1 मोल के इक्वल है। किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहां से समझ आया कि 1 मोल का मतलब क्या है। अब ये जो R है, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यही रहती है। दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू। जिस तरह के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू थी, इसी तरह से यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू है 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये वाला यूनिट कैसे निकल कर आया है? देखो R यहां से किसकी इक्वल होगा? R इज इक्वल टू PV आवर NT, PV आवर NT, PV आवर NT। यहां पर प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, डिवाइडेड बाय N क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसको हम मोल लिखेंगे, इनटू टेम्परेचर का यूनिट लाजमी तौर पर क्या होगा? केल्विन होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात है। तो यहां पर केल्विन लिख दीजिए। अब यहां से क्या बन जाएगा? न्यूटन, मीटर पावर -2 और मीटर पावर 3, -2 + 3 क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पे न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। यहां से फिर न्यूटन मीटर किसके इक्वल है? जूल के इक्वल होता है। तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। मोल को ऊपर लेकर जाए तो क्या बनेगा? मोल पावर -1 और यहां से केल्विन पावर -1। तो पढ़ेंगे किस तरह से? जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहां पर इसी वजह से हमने लिखा है R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। क्या कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी? देखें, रियल गैस परफेक्टली आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर सकती, क्योंकि आइडियल गैस में जो हमने अजम्पशंस मानी है, कोई भी रियल गैस 100% उन अजम्पशंस को फॉलो नहीं करती। लेकिन कुछ कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं कि जो रियल गैस है उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट आइडियल गैस के जैसा होता है। तो यहां पर इस आर्टिकल में हम यही पढ़ेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंडर रियल गैस ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। इसी वजह से आर्टिकल का नाम रखा है रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस।
कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अभी हम काइनेटिक थ्योरी में देख चुके हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होती अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, लेकिन रियल गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन होती है। तो यहां पर हमने पहले ही लिखा है कि काइनेटिक थ्योरी तो ये कहती है कि देयर इज नो इंटरेक्शन। अगर काइनेटिक थ्योरी ये कहती है देयर इज नो इंटरेक्शन तो इसका मतलब है कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। देखो अगर दो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्वियसली, जिस तरह चार्जेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर जब दो मैसेज करीब आते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम कहते हैं यहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है। जब काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है तो इट्स मीन काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक वहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है एंड दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और काइनेटिक थ्योरी में हमने ये भी देखा कि मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट थे, हर मॉलिक्यूल पॉइंट मास की तरह हमने कंसीडर किया था जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल था। लेकिन रियल गैसेस के केस में क्या होगा कि रियल गैसेस को अगर आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करना है तो उनको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एंड हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। ये फिर से वही आइडियल गैस वाली बात हो गई कि वहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था। पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करके कहा था कि जस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी और जो कुलियन है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, वो इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, जिसमें P क्या था, प्रेशर, V वॉल्यूम, N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, देखो आपने केमिस्ट्री में कोई मेथड पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का। जी सर पढ़ा तो था लेकिन कोई इतना खास याद नहीं है या फिर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ था। तो आज मैं आपको बताता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए आपने किस तरह फिजिकल थिंकिंग से इसका रिलेशन निकालना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ये सारे का सारा रफ वर्क है, इज इक्वल टू, अब हमें एक मोल का मैस क्या मालूम हो सकता है। देखो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के पास इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब इन पार्टिकल्स का अगर हम मैस मेजर करें तो वो जो मैस आता है उसको हम कहते हैं मोलर मैस। क्या कहते हैं, मोलर मैस। अगर मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस हो जिसका कोई नॉन मैस हो, कोई भी एक सब्सटेंस हो जिसका कोई नॉन मैस हो, मैस ऑफ सब्सटेंस, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं मोलर मैस से, किससे डिवाइड कर दूं, मोलर मैस से, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे, देखो यहां पर मैस ऑफ द सब्सटेंस, मैस ऑफ द सब्सटेंस को मैं डिवाइड करूंगा मैस ऑफ 1 मोल से तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। मैस दोनों का यूनिट सेम होगा तो यूनिट कट जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अगेन से एक नंबर आ जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैस ऑफ सब्सटेंस को मोलर मैस से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे एक्सप्रेस करें, n से, और सब्सटेंस हमारे पास क्या है, गैस, तो मैं क्या लिखूंगा, मैस ऑफ गैस, क्या लिखूंगा, मैस ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ गैस, मोलर मैस ऑफ गैस। तो चलिए इसी को उठाकर जरा यहां पे नीट नोट्स में भी लिखते हैं। यहां पर अब अगर मैस ऑफ गैस को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर मोलर मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दूं तो स्मॉल m ओवर कैपिटल M। अब आपने याद रखना है स्मॉल m क्या है, मैस ऑफ द गैस, कैपिटल M क्या है, मोलर मैस ऑफ द गैस, और यहां पर दिस n इज, स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आगे कैपिटल N भी आएगा, आपने कैपिटल N और स्मॉल n को मिक्स नहीं करना, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, इसको तो सही घोल के पी लेना है, ये इक्वेशन नहीं भूलनी चाहिए। अब यहां पर n की ये वाली वैल्यू पुट करें,
तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को किधर यूज कर दें, इक्वेशन 2 में यूज कर दें। तो यहां से क्या मिलेगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, एन की जगह पर क्या पुट करना है, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम इनटू आरटी। यहां पर इस m को उठाकर उधर ले जाएं, v को उठाकर इधर ले आएं, तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट pm इज इक्वल टू m ओवर v इंटू आर टी। अब यहां पर ये जो मैस ओवर वॉल्यूम है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहां पर लिख देते हैं एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम कमसो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, pm इज इक्वल टू रो आर टी। यहां से अगर मैं डेंसिटी को एक तरफ रख लूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट डेंसिटी इज इक्वल टू pm ओवर आर टी हो जाएगा, pm ओवर आर टी। यहां से आपको याद रहना चाहिए ये p क्या है, प्रेशर, और ये कैपिटल M क्या है, मोलर मैस ऑफ द गैस। अब यहां पर ये कैपिटल M ओवर V नहीं लिख देना, स्मॉल m ओवर V वुड बी द डेंसिटी, क्योंकि गैस का मैस डिवाइडेड बाय गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। यहां पर m और r ये दोनों तो कांस्टेंट है, क्योंकि मोलर मैस किसी भी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का क्या होता है, कांस्टेंट, और ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यहां पर फिर हम लिख सकते हैं एज m ओवर r इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा कमसो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू p ओवर t। देखो कांस्टेंट को हटाया है तो इक्वल की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यहां पर अब हमने करना क्या है, अगर रियल गैस ने आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है तो उसकी डेंसिटी लो होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर हम लिखा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। देखो अगर मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होंगे, दूर दूर होंगे, तो वहां पर डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इस रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी को लो रखना पड़ेगा। डेंसिटी का क्या मतलब है कि मैस कितना कंसंट्रेटेड है, पार्टिकल्स कितने करीब करीब है, मॉलिक्यूल्स कितने करीब करीब है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मैस आ चुका है, दिस इज डेंसिटी। लास्ट चैप्टर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहां पर अगर मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होंगे, दूर दूर होंगे, तो इस केस में क्या होगा कि डेंसिटी लो होगी। अगर डेंसिटी को लो रखना है तो यहां पर फिर प्रेशर को लो होना चाहिए, टेम्परेचर को हाई होना चाहिए। अगर रफ साइड पर थोड़ा सा देखें तो डेंसिटी को हमने क्या करना है, लो रखना है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डेंसिटी को मैंने क्या रखना है, लो रखना है। अगर डेंसिटी को लो रखना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। प्रेशर लो होगा तभी डेंसिटी लो होगी। अगर डेंसिटी को लो रखना है तो टेम्परेचर को लाजमी तौर पर हाई होना चाहिए, तो यहां से टेम्परेचर हाई होगा तो डेंसिटी लो हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने किसी भी रियल गैस से आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है तो हमें उसका प्रेशर लो रखना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। अगर गैस का प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा तो गैस इस तरह का बिहेवियर शो करेगी जो नियर टू द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस होगा। तो इसी सेंटेंस को उठा के यहां पर लिख भी देते हैं। यहां पर अब हमने यही सेंटेंस लिख दिया है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी नेग्लिजिबल व्हेन डेंसिटी विल बी लो। क्योंकि लो डेंसिटी का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो फार अपार्ट होंगे, एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे, फार अपार्ट होंगे, तो उस केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी नेग्लिजिबल होंगी। तो हमें यही चाहिए था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल भी हों और इसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट भी हों। तो एक कब होगा, जब डेंसिटी लो होगी। तो यहां से अगर डेंसिटी लो रखनी है तो प्रेशर को लो होना चाहिए और टेम्परेचर को हाई होना चाहिए, जैसे भी मैंने आपको बताया है। इसी वजह से लिखा है डेंसिटी विल बी लो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जब रियल गैस का प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा तो उस वक्त उसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आइडियल गैस वाली ही होंगी। तो इस आर्टिकल में हमने यही देखना था, रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के तौर पे बिहेव कर सकती है। तो वो ये दो कंडीशंस हैं कि प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए।
ये एमसीक्यूज में भी बार बार पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, इसलिए पिन पॉइंट याद रखना है। जब इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि अंडर व्हाट कंडीशंस द रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, तो उस केस में आपने क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, रो इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, और साथ में लिखना है एम ओवर आर इज कांस्टेंट, सो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ओवर टी, और नीचे आपने ये वाला पैराग्राफ लिख देना है। लास्ट कंसेप्ट जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें मोल का एक नया कंसेप्ट लेना है। अभी हमने मोल के बारे में क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, ये रफ साइड पर मैं लिख रहा हूं, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस। अब नंबर ऑफ मोल्स को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, किस तरीके से, पहले कंसेप्ट को समझो, क्या करो, कंसेप्ट को समझो। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 24 एग्स हैं, क्या है, 24 एग्स हैं, आप मुझे बताओ कि ये कितने डजन है, ये कितने डजन है, कितने दर्जन अंडे हैं ये। आप क्या करोगे, इसको 12 एग्स से डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे, 12 एग्स से डिवाइड कर दोगे, तो यहां पर मुझे बता दोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24, यानी कि 2 डजन होंगे, क्या होंगे, 2 डजन। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि किसी सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स हैं, और आप मुझे बताओ कि कितने मोल्स होंगे ये, किस तरीके से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको अगर गिवन हो और आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो यहां पे क्या किया था, इतने एग्स हैं, कितने डजन होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह यहां पे नंबर ऑफ एग्स इन 1 डजन से हमने डिवाइड किया था, इसी तरह से यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो यहां से अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल का क्या मतलब है, एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, तो इट्स मीन n ओवर Na इज इक्वल टू स्मॉल n। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के 24 एग्स थे, हमने क्या बताना था, कितने डजन है, हमने 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 डजन में 12 एग्स होते हैं, तो हमें क्या मिल गया, 2 डजन। इसी तरह से यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, हमने ये जानना था कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स के इक्वल बनते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जानने के लिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल से, यानी एवोगैड्रोस नंबर से। तो यहां से फिर मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर Na। तो मुझे क्या मिला, अ मोल कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एवोगैड्रोस नंबर, तो देखो डेफिनेशन निकल कर आ गई। अब यहां पर एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इसको हम Na भी कहते हैं, और इसको ये भी कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। यहां पर क्योंकि गैस है तो कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। तो यहां पर हमने फिर यही लिखा है मैथमेटिकली, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर Na, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वेयर n इज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर हमने क्या करना है, इस स्मॉल n की जगह पर n ओवर कैपिटल Na पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, दोबारा से रीनंबरिंग कर रहे हैं इक्वेशंस को, क्योंकि हमने एक नई हेडिंग लगाई है। तो यहां पर अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहूं तो क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू n ओवर Na इंटू RT। अब यहां पर देखें, ये R क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यहां पर Na क्या है, ये एवोगैड्रोस नंबर है।
तो R भी कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा डेट वुड आल्सो बी कांस्टेंट। देखो टू कांस्टेंट टर्म्स को अगर हम डिवाइड करें तो जो आंसर होगा वो भी तो कांस्टेंट होगा। इसी वजह से यहां पर R और Na को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट निकल कर आता है, डेट इज Kb, और इस Kb को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये जितने भी कांस्टेंट है जैसे कि R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे निकल कर आई थी, किसी ने को ख्वाब में थोड़ा ही देखा था। देखो इनकी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती हैं। जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अब जो वैल्यू है वो इसी चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करके दिखाई हुई है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर R और Na को हम लिख सकते हैं Kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। द टर्म R और Na, द टर्म R और Na, देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। PV इज इक्वल टू N इंटू R और Na, ताकि थोड़ा आसान हो जाए, इंटू T। The term R over Na is termed as Boltzmann constant, is termed as Boltzmann constant। अब ये जो बोल्ट्जमैन है ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कांस्टेंट डिटरमिन किया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Kb डेट इज, ये क्या निकलता है? Kb इज इक्वल टू R over Na, Kb इज इक्वल टू R over Na। यहां पर अगर R और Na की वैल्यूज पुट कर दे तो आपको Kb भी मिल जाएगा। Putting values of R and Na, we get, हमें क्या मिलेगा? Kb is equal to 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन, यही अभी हमने वैल्यू पढ़ी थी, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। देखें बेसिकली तो यहां पर ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर अब हमने अगर यूनिट लिखना है तो क्या आएगा? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जनरली तो हम यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं लिखते, लेकिन यहां पर कैलकुलेशंस में हमें लिखना पड़ेगा। किस तरीके से? क्योंकि हमने यहां पर लिखा है 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये वाले जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये भी तो पर मोल है, क्योंकि हमने कहा है एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहां पर फिर हम लिखेंगे इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर मोल। पर मोल का क्या मतलब है? मोल पावर -1। तो यहां से हमारे पास क्या निकल कर आएगा? दिस इंप्लाइज दैट Kb इज इक्वल टू 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब ये मोल पावर -1 कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा? जूल पर केल्विन। तो यहां से निकलेगा जूल पर केल्विन। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू फिर क्या निकल कर आई है? 1.38 मल्टीप्लाइड 10⁻23 जूल पर केल्विन। यहां से मैंने लाइन लगा दी क्योंकि स्पेस कम है। अब यहां पर आगे लिखते हैं। अब हमने क्या करना है कि यही जो Kb है इसको यहां पे लिख देना है, क्योंकि R और Na क्या है? Kb की इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 तो क्या मिलेगा? PV इज इक्वल टू NKBT। क्या मिलेगा? NKBT। इसको भी याद रखना है, PV इज इक्वल टू NKBT, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये वाली इक्वेशन भी यूज होती है। तो ये वाली इक्वेशन आपको क्या दे रही है? आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Kb से। यहां पर अब आपकी बुक में एक फॉर योर इंफॉर्मेशन दिया गया है पेज नंबर 115 पर, रियल गैसेज अप्रोच आइडियल बिहेवियर अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये तो ऑलरेडी मैं आपको प्रूफ भी यहां पर करके दिखा चुका हूं। तो यहां से इस टॉपिक से अब लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब आपने देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को जिस तरीके से बन सकता है
एक्सप्लेन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड अंडर विच कंडीशंस रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। या फिर इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है, एक्सप्लेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड एक्सप्रेस द आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गैस लॉज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।